कभी नहीं कहा कि मैस्टरबेशन करनी चाहिए। हमने तो नहीं कहा, आपने ये बात नहीं कही है मुझे। जो मैं जवाब नहीं देना चाह रही ना, उसकी रीजन जो है वो ये है कि आई रियली डोंट वांट टू एडवोकेट इट कि आप इसको करें। जो मैंने इस वजह से आपको कहा था कि आप इस तरफ ना जाइए, लेट्स टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ द थिंग्स। आपने उसको पूरी तमहीद बांध रहे हैं और मैं ये कह रही हूँ कि मैं आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू एडवोकेट इट। मैं तो जो सीधा सवाल था जब आपने, नहीं सवाल था, मैं इसी को तो आपको जवाब डॉक्टर साहब आई नेवर, मैं आपको उसका पॉइंट बता रही हूँ कि इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, मैं आपको यही बता रही हूँ। नहीं वो चले, अब आप ये देखने वालों के ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि बात तो नहीं, देखने वाले लोगों पे आप बिल्कुल ये नहीं छोड़ सकते, this should be taken out। No, वो तो टेकन आउट वाला तो सिनेरियो नहीं हो सकता। No, why not? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये किस तरह हो सकता है, निकाला क्यों जाएगा ये? नहीं, बिकॉज मैंने इसके बारे में कोई जवाब ही नहीं दिया। आप ना जवाब दें, आपने जो जवाब नहीं दिया वो उसी तरह चलेगा। नहीं मुस्तफा, मैंने आपको पहले कहा था कि मैं इसको एडवोकेट नहीं करना चाहती, बिकॉज इसके ऊपर एक मिनट, दैट इज योर मैटर ऑफ फैक्ट। आप इसको एडवोकेट नहीं कर रही, आप एडवोकेसी मत करें लेकिन आप इसको टर्न उसी तरफ कर चुके हैं। देखिए डॉक्टर साहब, दिस इज माय राइट जी, मैं इसको क्या राइट आपका? मैं इसको नहीं एडवोकेट करना चाह रही। आप ना करें, आपको उसी तरह हम चला देंगे। जो एडवोकेसी नहीं है वो उसी तरह चल जाएगी। यू शुड टेक इट आउट। जो आपके देखिए मैं आपको इसी वजह से रोके जा रही थी कि लेट मी से समथिंग, लेकिन आपने कहा मुझे पहली बात पूरी अपनी कर लेने दो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैस्टरबेशन करनी चाहिए। हमने तो नहीं कहा, आपने ये बात नहीं कही है मुझे, हमने तो नहीं कहा। आप यही बात कह रहे हैं कि लेट्स टेक द सवाल। आप जो एडवोकेट कर रही हैं, फिर आप ये कह रही हैं कि जी आप मैस्टरबेशन करनी चाहिए। मैं तो उसके साइड इफेक्ट्स की बात कर रही हूँ आपसे। आपने बिल्कुल साइड इफेक्ट्स की बात आपने शुरू में कहा कि उसकी कमजोरी उससे जिस्मानी कमजोरी कोई है, एंड यू डोंट वांट टू, आप उस पर जवाब दे दें कि जी आप उसको क्या, आप उसको जवाब दे दें। आपका जवाब आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। आप कहेंगे जी हम उसको कोई एडवोकेट नहीं करते, इसके बिल्कुल ना इसकी ना हम सुन लेना सब, आप उसको कह दें कि हम ना इसको एडवोकेट करते हैं। पता क्या हुआ, क्या आप अपने सवाल को जरा दोबारा सुनेंगे ना तो आपको पता ये चलेगा कि आपने डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक। मैंने आप पे कोई अटैक नहीं किया, आप देखें तो मैंने आप पे कोई अटैक नहीं किया। और डॉक्टर साहब आप उसको छोड़ दें, वो एडिट के अंदर जाके हम उसको जिस तरीके से सवाल और उसका जवाब लग जाएगा, वो तो मेरा ख्याल है कि अब हम लोग ज्यादा पैटी के अंदर घुस रहे हैं, इस तरह का कोई इशू नहीं है। जो आपने यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काइंडली आप उसको यू शुड टेक इट आउट, बिकॉज मैं इसको एडवोकेट नहीं कर रही हूँ। भाई आप नहीं कर रही, आप जवाब दे दें, आपका जवाब लग जाएगा। मैं इसको एडवोकेट नहीं करती, मैं ना इससे एग्री करती हूँ इस चीज से। हाँ, आपने जो बात की है, अगर आपको लगता है कि इस पे सेहत के नेगेटिव असर है, माइंड के ऊपर नेगेटिव असर है, आप कहते हैं कि आई डोंट एडवोकेट दिस, ना मैं अपनी प्रैक्टिस में एडवोकेट करती हूँ, ना हम इसको प्रमोट करते हैं। आप जवाब दे दें, उसको हम उस तरह चला देंगे, जवाब को खत्म हो जाएगी बात। बट आई एम श्योर कि आप वो जो इतनी ज्यादा आपने मेरे ऊपर डायरेक्टली बात की, आप उसको, आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ये करते हैं, आई डोंट वांट टू टेक दैट। देखिए आपने अपना जवाब देना है। मैं अपना जवाब जरूर आपका जवाब, मगर मैं आई डोंट वांट टू टेक इट, प्लीज। क्या व्हाट डू यू डोंट वांट टू टेक इट? जो सवाल आप इसको भी ये कह देंगे जी ना मैंने कभी ऐसी कोई वीडियो में कभी किसी में बात की है, ना मैं इसकी एडवोकेसी करती हूँ। आपका राइट टू आंसर आपके पास है, आप जो जवाब देंगे वैसे ही अमानतन लगेगा जवाब, उसी तरीके से अमानतन तो जरूर लग जाएगा, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू टेक दैट डायरेक्ट अटैक ऑन मी जो आपने किया है। मैंने क्या डायरेक्ट अटैक किया है? मैंने आप मुझसे सवाल पूछे, अब मैं जब आपको अपना एक ओपिनियन दे रही हूँ, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे हम चीजों को, फिर भी मैं जितना मर्जी भी ओपन करती हूँ ना, मैं फिर भी चीजों को एक ऐसी जगह पे रख के करती हूँ कि जहाँ पे लोग मुझे मारने ना आ जाएं। आप वो बात करवाना चाह रहे हैं मुझसे। वो तो मुझे मारेंगे फिर। नहीं, आपको नहीं मारेगा कोई भी, वो मुझे मारेंगे। You are taking it too personally. That was never. चलिए हम उसको देख लेंगे, अगर उससे लगा होगा आपको फाइनल एडिट के अंदर, वो इस तरह नहीं जाएगा कि आपके ऊपर कोई अटैक किया हुआ है। बेसिकली जैसे मैंने अभी बात की है कि मैस्टरबेशन के अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे मिथ्स हैं। और अभी जो थ्योरी आपने पेश की है कि जी बहुत सारे जो हैं वो ट्रेनर्स जो हैं दे स्टॉप यू डूइंग मैस्टरबेशन, किसी हद तक ये बात ठीक भी हो सकती है क्योंकि न्यू रिसर्चेस इसके ऊपर आ रही हैं और बहुत सारी नई चीजें हो रही हैं इसके अराउंड। बट आई एम सेइंग इट इज कि हम जब हम जो सोचते हैं हमारी बॉडी उसी को रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है, जिसकी मिसाल मैंने आपको पहले भी दी कि अगर लेट्स से कोई एक बंदा अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ है और उस वक्त बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन ही जस्ट लूज हिमसेल्फ, कोई खराबी होगी, कुछ भी हो गया,
अब उसके दिमाग में वो चीज जो है बैठ गई है कि शायद मुझे कोई मसला शुरू हो गया है, मुझे कोई बीमारी लग गई, फियर बैठ गया, एवरी टाइम या तो अब वो करेगा अपनी उस एक्टिविटी को कम कर देगा क्योंकि उसके दिमाग में फियर बैठा हुआ, और या जब भी वो कभी अपनी वाइफ के पास जाएगा वही फियर उसको टेक ओवर करेगा और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो जाएगी। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपकी किसी भी चीज के साथ बिलीफ सिस्टम आपका जुड़ा हुआ है, आपकी बॉडी उसी तरह से उसको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। सेम गोज फॉर द मैस्टरबेशन। यस, आप जैसे जब इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे खाना पीना सोना और सेक्स जो है ये हमारे बेसिक नीड्स में से हैं जो कि हमारे सर्वाइवल को लीड करते हैं। So you're a graduate of Warwick University, और आप then you came back और आपने आके एक सख्त फैसला किया that you wanted to be an actor, और जब इंडस्ट्री के अंदर कोई गॉडफादर ना हो या आपके कोई सिबलिंग्स ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद ना हो, आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में से कोई भी एक्टिंग में मौजूद ना हो, तो इट्स वेरी हार्ड टू डू द नेटवर्किंग। तो ये डिसीजन कैसे हुआ, वालदा और फैमिली का क्या इसके अंदर किरदार था? बिल्कुल ऐसा ही था कि आई वाज इन इंग्लैंड, मैं वॉरिक बिजनेस स्कूल में एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अपना कर रहा था। जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक रिएक्शन आता है हमेशा कि यार बाहर जाके तुम इतना अच्छी डिग्री करके आए, पढ़ लिख के आए, तो एक्टिंग क्यों, मीडिया में क्यों, एंटरटेनमेंट में क्यों, इतने पैसे लग गए और यू नो एंड सो ऑब्वियसली एक सोसाइटी का एक रिएक्शन था। एंड माई मदर ऑल्सो हैड अ सिमिलर रिएक्शन। जब उनको पहली दफ़ा मैंने यूनिवर्सिटी जाने से पहले भी एक चीज़ मेंशन की थी, तो उन्होंने मुझे ट्रिक किया था कि आप पहले जाके अपनी एक फाउंडेशन बनाएं, अच्छी अपनी एक डिग्री करके आएँ एंड उसके बाद हम देखेंगे। तो खैर जब वो चीज़ you wanted to start after your A levels के बाद I actually wanted to, मैंने पहली दफ़ा अगर ये चीज़ मेंशन की थी, आई थिंक आई वाज अराउंड 8 or 9 एंड मैंने सिर्फ अपनी नानी को मेंशन किया था, लाइक वांटेड टू बी एन एक्टर। एग्जैक्टली। तो उन्होंने सीरियसली लिया था कि दे लाफ इट ऑफ के ठीक है, उन्होंने भी लाफ इट ऑफ। एक 8 साल का बच्चा ऑब्वियसली एक चीज बोल रहा है एंड बिकॉज़ आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ फिल्म्स विद हर एंड उनका भी फेवरेट एक्टर था शाहरुख खान, तो हम लोग इकट्ठे बैठ के मूवीज देखते थे। आपसे फिर आज शाहरुख खान वाला सिग्नेचर स्टेप हम करवाएंगे। बिल्कुल कर लेंगे हम। तो बस उनको शी वाज द ओनली वन जिनको मैंने उस वक्त बताया, बट उसके बाद आई केप्ट इट विद इन मी एंड ऑब्वियसली एक आपको पता ही नहीं है कि जब एक्टिंग है क्या आपके इर्द गिर्द, लाइक यू नो कि मेरे तो इर्द गिर्द इट्स ऑल बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, तो वो चीज बंदा थोड़ा दब भी जाता है कि अंदर छुपा के रखता है कि यार पहले अपने आप को बिलीव कराना है कि आई वांट टू डू दिस, फिर उसके बाद दुनिया को यू जस्ट ड्रीम ऑफ समथिंग, ने ख्वाब देखा था। बिल्कुल यू केप्ट इट टू योरसेल्फ, बिल्कुल अपने साथ रखा है एंड बट वो ख्वाब ने वो एक जान जो पिक की, वो जो एक अर्जेंसी क्रिएट हुई, वो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद जब मैं उनके पास गया, आई टोल्ड माई मदर एंड माई मामू कि आई वांट टू गो टू NYFA, मेरा वहाँ एडमिशन हो गया, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी, एंड दे लाइक बिल्कुल भी नहीं कि यू नो कि कल से माई मामू हैज़ हिज ओन बिजनेस, मेरे नाना एंड मामू का बिजनेस था, दे लाइक कि आप सुबह अब आप जाके ही ऑफिस ज्वाइन करेंगे। तो ऑब्वियसली आई गॉट डिसहार्टेंड एंड मैंने कोई आई थिंक 8-9 महीने काम किया भी, बट आई थिंक माई मदर कुड टेल कि माई सन इज़ नॉट हैप्पी एंड ये नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर रहा था, वहाँ जाके भी जितना मैं कोशिश कर सकता था कि मैं इस चीज़ को अपना पूरा एक एफर्ट दूँ सिंसियरिटी से, होल हार्टेडली। बिल्कुल, बट द प्रॉब्लम वाज दैट वो आपकी कॉलिंग नहीं थी, तो वो आपको वो मज़ा नहीं दे रही थी। बिल्कुल उसको बिल्कुल, और वो काम अपनी जगह एक बहुत रिस्पेक्टफुल काम है, नथिंग अगेंस्ट दैट वर्क एंड बट लाइक यू सेड कि कॉलिंग होती है एक बंदे का जहाँ रुझान नहीं होता, दिमाग नहीं लग रहा होता, तो इट वाज अ टफ टाइम फॉर मी एंड उसके बाद then I took a drastic step. Then in 2015 में I took that step. I moved to Karachi. I told my mother कि you know कि I'm sorry, मैं ये नहीं कर सकता, I really respect you and I know कि आपकी wishes के against मैं जा रहा हूँ and family की wishes के against भी जा रहा हूँ, but I have to take this step for myself. And what was your Mamu's reaction on that? Mamu's reaction was more like, I think he's a man of very few words. सही है, तो उनका ये था कि यार no nonsense man. तो I think कि उनका था कि भाई के what I got out of him, उन्होंने कभी बात खोल के तो नहीं कि भाई कि अगर करने जा रहे हो तो फिर उसको बंदा पूरे दिल से काम करे, उसको प्रॉपर एक करियर की तरह लो, you know. ये नहीं कि how many siblings are you guys? I have one step sister. You have a half sister. और वो जो है उनसे आपका क्या रिलेशनशिप है? उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। शी इज इन लंदन, तो ऑब्वियसली एक डिस्टेंस की वजह से
जो आप पिक्चर्स पोस्ट करते हैं नीज की, she is my cousin's daughter. तो basically I've lived in a joint family. तो वो मेरे मामू की सिबलिंग्स के बिल्कुल बहनों से भी बढ़ के वो दोनों मेरे लिए हैं, और उनके बच्चे जो हैं बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह हैं. मामू के जो बच्चे थे जो कि टेक्निकली आप उनके साथ ग्रो अप किया आपने, वर दे सपोर्टिव? वो कहते थे निकल यार तू कर? बहुत ज्यादा. अच्छा, बहुत ज्यादा. लाइक माय कजन सिस्टर्स तो बहुत मतलब कि प्राउडली दे ऑलवेज वांटेड कि हमारा भाई जो है और वो आपको पुश करती थी कि निकल बहुत ज्यादा यार तुम करो, हम संभाल लेंगे, देखी जाएगी. वो ऑलरेडी खुद बड़ा एक टफ चीज के अंदर होता है कि उस चीज को एक्सेप्ट करना कि मैं करना चाहता हूँ. तो आई थिंक पेरेंट्स को थोड़ा सा अगर शुरू में सपोर्ट बच्चे को दे देना तो दैट कैन डू वंडर्स. क्योंकि इन्फ्लुएंसर बनने का ख्याल कब आया? अक्सर ये होता है ना कि आर्मी बैकग्राउंड के लोग होते हैं, रंग गोरा हो, नीली ग्रीन आँखें हो, तो अक्सर लोग कहते हैं कि शादी करो, डॉक्टर बनो और सेटल डाउन हो जाओ. ये आपने एक ऐसी इंडस्ट्री चूज़ की जिसके अंदर मेहनत है, और वायरल होने या सक्सेस रेशो की अगर बात करें तो वो 1% से ज़्यादा की कोई अश्योरिटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे. अगर आप MBA कर रहे हैं, अगर आपने कोई पढ़ाई की, उसके अंदर आपने टाइम स्पेंड किया, तो वहाँ पर श्योर शॉट आपको 99% चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे. अब ये तो कोई नहीं जान सकता ना कि आप इन्फ्लुएंसर बनेंगे कि नहीं बनेंगे. तो ये ख्याल कैसे आया? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, जब स्टार्ट किया था नेवर एक्चुअली थॉट दैट दिस वुड बिकम अ प्रोफेशन इनिशियली, बट व्हेन यू स्टार्ट एंड यू आर ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर डूइंग, आपको जैसा रिस्पॉन्स मिलता है फ्रॉम द ऑडियंस दैट गिव्स यू अ हिंट आइदर दिस इज समथिंग यू कैन लुक फॉरवर्ड एज अ प्रोफेशन और नॉट. सो मैंने स्टार्ट एज अ हॉबी ही किया था, हमें आइडिया नहीं था. एंड all the PR related, media related people who guided us initially, I owe everything to them. क्योंकि उन्होंने शुरू specific नाम. So Talking Point is one of the pioneers. There's no ifs and buts and doubts about it. They are the ones who educated me at least. मैं बाकियों का तो नहीं बोल सकती. And I feel कि आपको उनका regard करना चाहिए. No matter आप कहाँ पहुँच जाएं. अब I think it's been a long time since I've worked with them. Still, I owe everything to them. But they discovered you or you went to them? No, they discovered me. अच्छा, ये they discovered. So that is the thing. उससे पहले क्या content बना रही थी आप? So I used to like review skincare products, beauty related products. तो मैं खुद genuine reviews करती थी. खरीद के आप? मैं खुद खरीद के करती थी. आपकी शुरू में तो सबकी initial investment खुद ही होती है, और ये मैं सारे लोगों को बताती हूँ. बात है ये? I don't know. It's been 6-7 years. मेरी मैथ्स बहुत बुरी है. मैथ्स बहुत बुरी है पर पैसे जो है ना ये कड़क नोट सही छाप रही हैं, और नोट गिनती भी बड़े फास्ट तरीके से. इसीलिए सिर्फ ये ऑनलाइन ट्रांसफर एक्सेप्ट करती है, नो कैश. मैथमेटिक्स बहुत गंदी है. पर चले 2018 में आपने जो है ना अपने खुद से अपने ऑर्गेनिकली ग्रो किया, इन्वेस्ट किया. 2016 I think. 16. और 16 के बाद फिर आपने कभी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट खुद नहीं खरीदी? नहीं खरीदी. क्यों नहीं खरीदी? आप अपने स्मॉल जो होम बेस्ड ब्रांड्स हैं उन्हें क्या हम सपोर्ट नहीं करेंगे? सो वी एक्चुअली बाय फ्रॉम देम. यू हैव टू हेल्प देम. बड़े ब्रांड्स ठीक है, उनके साथ आप स्पॉन्सर्ड काम भी करते हैं, पेड काम भी करते हैं, बट फिर आपने उन लोगों को भी हेल्प करनी होती है जो स्टार्ट कर रहे हैं. यूजुअली जो इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा कुछ खींच लेते हैं, क्योंकि जो होम बेस्ड ब्रांड्स हैं या जो स्टार्टअप्स हैं उनके पास मॉनेटरी बेनिफिट ऑफर करने के लिए नहीं होते. उनके पास बाटर होता है कि आप उनको तो करें काम उनके साथ. हमने दबा के उनकी प्रोडक्ट्स को मिसयूज़ करते हैं और दबा के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं. तो ये तो आप उल्टा बता रही हैं कि आपने गलत है. जो करता है वो गलत करता है. आई कैन कॉल देम आउट लाउड. जो भी ये करता है वो ज़्यादती करता है. हर इंसान अपनी हक हलाल की कमाई से इन्वेस्ट करता है, ब्रांड स्टार्ट करते हैं, एंड देन यू ओ देम कि आपने उसको जस्टिफाई करना है व्हेन यू क्रिएट कंटेंट. आप सिर्फ अनबॉक्सिंग करके आप पोस्ट नहीं कर सकते. आप प्रोडक्ट यूज़ करें. इफ़ इट्स जेन्युइनली गुड तो फिर आप उसको प्रमोट करें, दिल से करें. हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. तो इफ यू आर जिस दुनिया में रहते हैं, if you're नहीं, you should be honest to your profession at least. You should be. I also think the same. But I just wanted to know कि 2016 में आपने you just started up और वो initial inception के days से. So what was your first milestone जब आपको लगा कि यार हाँ I'm in the right direction? उस वक्त तो आई थिंक जब मैंने अपना अकाउंट पब्लिक किया था, मेरे तो अपने 300 फॉलोअर्स थे, लाइक ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली. उनसे सपोर्ट लाइक 0 रिसीव हुई. बट कहते हैं जब अल्लाह मियाँ ने आपका हाथ पकड़ना होता है तो अल्लाह मियाँ हेल्प्स यू. एंड मैं ऑर्गेनिकली ग्रो की थी. ब्रांड्स नोटिस्ड मी, पीपल नोटिस्ड मी, एंड द ऑडियंस नोटिस्ड मी. उस वजह से आई ग्रू.
और जब आपकी जो इनिशियल टीम्स ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली लॉयल लोग थे, अब वो सब वापस आते हैं, हमें फेवर दे दो, तो हमारा ये कर दो, हाँ। पर वो आप जब शुरू में प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रही थी पेड, मतलब क्या खुद जेब से खर्च करके, तो उनका क्या रिस्पांस होता था उस टाइम पे? वो कमेंट तो करते होंगे कि नहीं भाई अकाउंट पब्लिक नहीं करो। पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस बहुत लाइक 0.001% थी। सही है। तब लड़कियों पे स्पेशली कि आप अपना अकाउंट पब्लिक कर देंगे, पिक्चर्स पब्लिक हो जाएंगे। अभी नए ऑर्किड के ज़माने से निकले, हम लोग ऑर्किड के ज़माने, फेसबुक वाज अ न्यू थिंग उस ज़माने में, सो इतना इजी नहीं था। It's a long journey जो हम father and mother played a vital role. Support, unconditional support उन्हीं की होती है and वही लेके जाते थे। जब आपका भाई भी एक, you have a sibling? Yes, I do have a brother. So, उनका क्या रोल था? My family is very supportive. They knew what I had in mind. अगर आपका mind clear हो and you're career oriented, तो आपके पास reasoning होती है। मतलब there is not, हम हवा में तो तीर नहीं छोड़ रहे होते, हमें पता है कि जहाँ पे हम we are getting ourselves into, and then you have a genuine reasoning to it, so they understood the point. बड़ा rational decision ये लिया था, and you knew नहीं rational नहीं था, it was a very wise decision. अच्छा। और सोच समझ के। अब वो कब जाके realize हुआ कि it was a wise decision? Since day one, I knew what I'm doing. I knew कि मुझे educate करना था audience को कि हर चीज़ use करने की नहीं होती है, आपको बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस यहाँ पे कम थी। हमारे दिमागों में सिर्फ एक सेलिब्रिटी का एक स्टेटस था। आई थिंक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से जो गैप है ना, ऑडियंस और इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज का, ये गैप कम किया है हम लोगों ने। वरना हम लोगों के ज़माने में वी कुड नेवर इमेजिन कि हम किसी सेलिब्रिटी को रीच आउट कर सकें। बाकी देयर फ्यू करियर्स जो कि अभी भी अनफॉर्चुनेट है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर उनको थोड़ा मतलब कि उनको एक नीची निगाह से देखा जाता है। फोटोग्राफी तो आई थिंक अगर हम बात करें उन करियर्स में से, व्हेन यू स्टार्टेड आउट, तो फोटोग्राफी तो डेफिनेटली वाज अ करियर कि जिसको लोग, और स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर्स को करियर था ही नहीं। मैं करियर के इंडस्ट्री नहीं, मतलब इंपॉर्टेंस देते थे। वो मतलब गली मोहल्लों में छोटी मोटी कुछ दुकानें बनी होती थी, वहां से लोगों को बुला लिया जाता था, वही आके वो कैमरा लगा के। मेरे अपने भाई की शादी में भी ऐसे ही हुआ, और वो बल्कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है और उनके बेटे की शादी थी। अच्छा, उनका ना निस्बत रोड से भी लिंक है, सही है। उनके बेटे की शादी थी और उन्होंने ना अपनी डेट चेंज कर दी, तो मुझसे टाइम लिया हुआ था जो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अब मेरे पास टाइम नहीं था, अब वो उनको परेशानी थी। मैं कह रहा था मैं तो इस टाइम पे शूट कर ही नहीं सकता। जो बॉस थे, बिग बॉस, वो कहते थे यार केड़ा फोटोग्राफर है जेड़ा सानू दस रहा है कि मैं अवेलेबल नहीं है, असी कहने आ जा फोटो ला दे, असी कहने बह जा। तो वो उनको समझ नहीं आ रही थी, तो कह रहे मुझे जी वो बिग बॉस को मिलने जाए आप। तो मैंने कहा यार आप लोग एसी फ्रिज बेचते हैं क्या? आप लोगों के घरों में एसी फ्रिज बेचने का जिसको चाहिए होता है वो आपके पास आता है, आपके शोरूम पे आता है, और आप मुझे आके इधर मिले। तो इस तरह से फिर देखें, एक प्रोफेशन को इज्जत देना दिलाना आपका अपना फर्ज है। लोग इज्जत नहीं देते यहाँ पे पाकिस्तान में, आपको इज्जत करानी पड़ती है। पर आई थिंक आपने जो पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स की नहीं किया, अभी अब मेरा एक बहुत पुराना फोटोग्राफर वो भी मिला था, सो वो सब इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि यू वर द वन जिसने इसको एक तो इंडस्ट्री बनाई, फिर इज्जत कैसे वेडिंग फोटोग्राफी को देनी चाहिए वो दिया ना। आई थिंक अब मैं लोगों को देखता हूँ कि ब्राइड ग्रूम, ब्राइड की जो ब्राइड मेड्स हम कहते हैं आजकल, तो वो एक चल रहा है ना कि वो बेचारी ज्यादा ही सच की आई होती है ब्राइड को फीका करने के लिए कि नई रेस है, तो वो आके फोटोग्राफर से दोस्ती जरूर गपशप जरूर मारती है कि ये एक पिक्चर अच्छी लेगा और टैग कर दे हमें, टैग कर। अच्छा, वो तो आपके केस के अंदर जो टैग मैं देखता हूँ कि जब आपकी स्टोरीज देख रहा हूँ जिसको आपने टैग किया हो ना सर, मैं भी जाकर उसको देख सकता हूँ, मुझे पता था यार कुछ चीज होगा। मतलब वो लोग स्पेशली कहते हैं, इतनी आती है ना, हाँ, कि लोग स्पेशली कहते हैं कि यार मुझे टैग जरूर कीजिएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है 2003 से, मतलब एचएसएन के अंदर एक आपका दोस्त जो है उसने शो ऑफ करने के लिए, उसके पास एक कैमरा था, बच्चे होते हैं ना, कुछ चीज एक शो ऑफ करेंगे, वो शो ऑफ करता था, आपसे इरिटेट होते थे, इट केम ऑन योर रडार कि ये भी कोई चीज होती है, मेरे सबकॉन्शियस में एक चीज, और फिर आई मेड श्योर कि आई हैड मोर आर्सेनल, मोर एक मोनोटोनस माहौल से वो मतलब कि इंजीनियरिंग में गए, इंजीनियरिंग की मोनोटनी जब टूटी, कब जब व्हेन यू वेंट टू स्टेट्स एंड यू सॉ कि पीएचडी डॉक्टर जो है वो एक्चुअली जो है ना वो एक मैकेनिक है। हम तो अपनी गाड़ी को धोना क्या मतलब कि हम तो अपनी गाड़ी को कपड़ा मारना बिल्कुल आज समझते हैं, अपने जूते पॉलिश करना अभी तक, इट इज एंड दैट्स वेरी सैड। देखिए मेहनत में अजमत है। हुजूर सल्लल्लाहु बकरियां चराया करते थे, अपनी जूतियों को खुद टांके लगाया करते थे, तो हम पता नहीं एक बहुत ही फेक और आर्टिफिशियल वर्ल्ड में। बट व्हेन यू वेंट टू दैट इन यूएसए और वो माहौल आपको मिला, तो आपने अपनी उसको मेरा देखें, इट ओपन्स अप योर माइंड। आई थिंक एवरी पाकिस्तानी शुड गो अब्रॉड। यूएस इसलिए मैं कहता हूँ इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमने तो खान साहब को वोट डाला था ये सोच के कि
गोरे आएंगे यहाँ पर वो ढूंढने के लिए, हम ढूंढते अगवानी निकालते। देखिए ख्वाब होते हैं टूटने के लिए। उन्होंने गोरा कहा था, लिटरली गोरा कहा था उन्होंने कहा था गोरे रंग के लोग। अब उन्होंने अगवानी इतने भर दिए कि आप जो ये केयरटेकर गवर्नमेंट है ये अगवानियों को बेचारों को वापस भेज। देखिए वो एक हमारे मुल्क का अलमिया है, हमें प्रॉमिस इतने किए जाते हैं और ये होलियर देन दाओ और ख्वाब इतने दिखाए और हम भी बार बार जो है ना बिक जाते हैं। वी एज अ नेशन हैव अ वेरी शॉर्ट मेमोरी। तो ये एंड दैट्स व्हाई वी सफर। एंड आई थिंक मुझे जो अभी तक देखिए एक मैंने कोट पढ़ा था कि जो लोग पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनते ना उनकी सजा ये है कि उनके वो रूलर ऐसे आते हैं जो ज्यादा मैं नहीं बात करूं। और वो जो है ना सरदारी साहब की एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज पाकिस्तानी लोगों की नहीं और पाकिस्तानी। लेकिन वो देखिए हमें वो रिवेंज लेने का मौका ही नहीं दिया जाता ना। इट्स शैम डेमोक्रेसी। आई थिंक मैंने जितने भी दौर देखे हैं, मुझे पता है इस पर लोग बहुत बुरा मानेंगे, पर जनरल मुशर्रफ का जो टाइम था ना, मुझे लगता है वाज द बेस्ट। आई वुड एग्री। हालांकि मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था, मैं 2001 से 11 तक यूएस में था। तो मुशर्रफ का जो एरा था, आई रिमेम्बर everyone was minting money। जिस बंदे से बात करो, कोई वतीन में है, कोई वारिद में है, कोई 4 लाख लाइफस्टाइल अप हो रहा है, गाड़ियां ले रहे हैं, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, और that was a huge amount। तो मैं यही सोचता था कि यार ये पाकिस्तान में तो वारे नहीं आ रहे। तो आई थिंक आफ्टर अयूब एरा जो मैंने खुशहाली सपोजिटली देखी है या सुनी है, वो मुशर्रफ एरा में, जन मुशर्रफ, when everybody was having a good time। I think वो उसके पीछे स्टोरी असल में होती ना, डॉलर्स वर कमिंग, पीपल वर गोइंग। वो एक तो वो भी थी, दूसरा अभी देखे ना जिस तरह अभी हमारे करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बेड़ा उठाया है, तो डॉलर आपका नीचे आना शुरू हो गया। इकोनॉमी की तो चीजें ठीक नहीं हो रही, सिर्फ चोरी फंडामेंटल। वही अफगानी जिनको शर्म नहीं आती। अब आपने जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा था, अगर आप अफगानी ब्लॉगर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को देखते, दे वर सेलिब्रेटिंग। वो इरफान पठान जो नीचे आके उसने डांस किया था, तो वो अफगानिस्तान का हीरो बन गया। वो देखिए वो अब हमें पाकिस्तानी कौम के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि दहशतगर्द कौम हमें लगा देते हैं, और हमारे डॉलर्स वो चोरी हो रहे थे बॉर्डर से। तो अभी तक तो सिर्फ लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी ने वो डॉलर चोरी रोकी है। अभी सर चोरी वो नीचे आना आउटफ्लो रोका है। बचपन से था कि मैंने डॉक्टर बनना है, सही है, लेकिन ये नहीं था कि एमबीबीएस डॉक्टर बनना है या किसी ऐसी फील्ड में जाना है कि जिसका हर फील्ड में लिंक हो। सही है, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बाद फिजियोथेरेपी रिकमेंड की जाती है। किसी भी तरह की कोई भी इंजरी हो या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर इशू हो, और वुमेन कार्डियोवैस्कुलर के अंदर भी आप फिजियो को भेजते हैं। कार्डियोपल्मोनरी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उसमें भी फिजियो का ही काम होता है। अच्छा, हाँ जी, जो आईसीयू के पेशेंट होते हैं। अच्छा, हमें तो लगता था कि कोई मसल की कोई क्रैम्प श्रैम्प पड़ जाए, कोई हड्डी टूट जाए, दोबारा से उस एरिया को। आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उनकी मोबिलिटी जीरो होती है, उनकी रेंज ऑफ मोशन को देखना होता है, और उनकी चेस्ट की परकशन वगैरह का जो चेस्ट कंजेशन हो जाती है उसको भी ये सारे कार्डियोपल्मोनरी जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना वो देखते हैं। एंड योर फादर वाज आल्सो इन डीलिंग विद दिस, जिसके अंदर वो फिजियो के पास जाते थे, उनको क्या इशू था जिसने वो फिजियो के पास? मेरे फादर की जो थी ना वो मल्टीपल इश्यूज थे। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो किडनी इशू थे, हार्ट पेशेंट थे, डायबिटिक वो थे, तो काफी सारी चीजें थी। तो बट आपने देखा कि जब वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते थे, हाँ, उनकी लाइफ के अंदर आपको चेंज हुआ उनका। फिर उसके बाद वॉक स्टार्ट की और स्टीरॉयडल मेडिसिन से वो पीछे हट गए। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो फिजियोथेरेपी है इट्स इम्पैक्ट ड्रिवन, और आपने इस फील्ड को मेडिसिन की इस वजह से चूज किया बिकॉज यू थिंक कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इज अ बिगर इम्पैक्ट देन एनी अदर स्पेशलिस्ट, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ जितनी भी हैं वो उस पर ही डिपेंड करती हैं। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे वो आपको एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं, फिर आपको बताते हैं अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना है, और उसमें आपको वो काउंसिल भी करते हैं और डाइट भी बताते हैं। सही है, ठीक है। फिजियोथेरेपी की ये नहीं कि जस्ट एक्सरसाइजेज बताना है, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है कि फिजियो में के असेस कैसे करना है, हिस्ट्री कैसे लेनी है, एग्जामिन कैसे करना है, उनका लाइफस्टाइल बेहतर कैसे करना है, उनके सिटिंग के पोस्चर को कैसे देखना है। ये बहुत बड़ी डोमेन है, अगर हम इस पे बात करें तो वो बातें ख़त्म ही नहीं होंगी इसकी। तो आई थिंक हर फैमिली में एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। हमने तो ये सुना था कि हर फैमिली में वकील होना चाहिए, बट नाउ यू सेइंग कि हर फैमिली के अंदर एक फिजियोथेरेपिस्ट। क्योंकि हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो बेड रिडन है, मोस्टली वो चल नहीं सकते, तो घर में फिजियो होगा तो उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकेगा कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ को लेके चलना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं है कि ओवरऑल एक्सरसाइज जो जिम ट्रेनिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, और हमारी जो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज हैं वो डिफरेंट हैं।
अब एक मसल वीक है, उस वीकनेस वाले मसल को हमने ये देखना है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट उस मसल पे पड़े, उसके लिए स्पेसिफिक कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए। जिस तरह आप मतलब अब मेरा ख्याल है कि जिम एक्सरसाइजेस के अंदर भी जो है ना, या जनरली जो एथलीट्स हैं वो भी फिजियो की हेल्प से दे टेक सपोर्ट, और जिस तरह आप टेंडेंट्स को मजबूत करने के वर्कआउट्स हैं, तो जिनके टेंडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम इश्यूज होती हैं, जैसे रनर्स हैं उनको यूजुअली टेंडन इश्यूज हो जाते हैं, उसमें गैप आ जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। रोटेटर कफ है, ये एक नॉर्मल चीज है, बहुत कॉमन इंजरी है। सो अब वर्कआउट में जब आप वार्म अप कर रहे हैं तो रोटेटर कफ के वर्कआउट्स भी जो है ना वो इनकॉर्पोरेटेड है, ताकि आपका रोटेटर कफ एक तो वार्म अप अच्छी तरीके से हो जाए और वो स्पेसिफिकली रोटेटर कफ जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होता था कि कभी जब आप डॉक्टर बनी हैं और आप जब डॉक्टर्स के अंदर उठती बैठती हैं तो वो ये नहीं कहते कि जो मैंने अब स्टैंड अप कॉमेडियंस देखे वो कहना कि फिजियोथेरेपिस्ट वो कहता है यू ग्लोरीफाइड महसूस इस तरह की, क्योंकि एक प्री कंसीव नोशन यही है ना कि आप वो मेडिसिन लगेंगी, और थेरेपी से मुराद यही होती है कि आपकी एक मशीन के थ्रू उसको मसाज किया जाएगा, मसल को रिलैक्स किया जाएगा। बट असल में फिजियोथेरेपी अगर इन डेप्थ बात करें तो है क्या फिजियोथेरेपी? बेसिकली फिजियोथेरेपी ये है कि अगर कोई डॉक्टर कहता ना कि आप फिजियो का सेशन ले रहे हैं, वो आपको एक्सरसाइज नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि मोडेलिटी बेस्ड मशीनों के थ्रू मैं आपको ठीक कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो झूठ है, वो झूठ है। सही है। उसमें ये है कि अगर इन्फ्लेमेशन है, हमने पेन मैनेजमेंट पे काम करना है, पहले हमने पेन को कम करना है। विद पेन तो कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती है। ठीक है। तो पेन को मैनेज करने के लिए ये डिफरेंट मोडेलिटीज यूज करनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ जैसे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस खत्म होती हैं, इन्फ्लेमेशन खत्म होती है, फिर हम एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं, और हर एरिया की डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं। तो जैसे नेक की होती हैं, हम इनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो जितनी एक्सरसाइज करेंगे उसके साथ मोडेलिटी बेस्ड ट्रीटमेंट होगा। ये सारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है जिसमें इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर हो गया, टेपिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, मोडेलिटी बेस्ड हो गई। कम्बिनेशन में अगर ट्रीटमेंट दिया जाए और एक्सरसाइज ना बताई जाए तो भी नुकसान है। तो एक्सरसाइज के साथ ये सारी चीज़ें कराई जाएँ तो वो बेसिकली वही असल फिजियोथेरेपी है। जिस तरह आप, क्योंकि सेंस आपकी तो स्पोर्ट्स थेरेपी, आप स्पोर्ट्स इंजरीज भी देखती हैं और उसके अंदर भी आपकी स्पेशलाइजेशन है। जब अगर आप आम डॉक्टर के पास हैं और आपको किसी किस्म की एक स्पोर्ट्स इंजरी निकली है, फॉर एग्जांपल हमने रोटेटर कफ की बात की, रोटेटर कफ की और आप एक जर्नल स्पेशलिस्ट पर चले गए, अगर तो वो एक ओल्ड स्कूल है, थोड़े से एजेड डॉक्टर है, सबसे पहले तो वो आपको कहेगा कि आपने यू गॉट टू बी स्टार्ट टेकिंग रेस्ट, और तुमने मेडिकेशन दे देंगे, और सबसे पहले बेड रेस्ट की एडवाइस करते हैं, या फिजिकल एक्टिविटी आपने परफॉर्म नहीं करनी। बट ऑन अगेंस्ट टू दैट जब आप फिजियो के पास जाते हैं तो वो कहता है आपने उस बॉडी पार्ट का वर्कआउट लाजमी करना है। Exactly. आपने एक्सरसाइज करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके शोल्डर में प्रॉब्लम है तो कहेगा डोंट गो हैवी, बट लाइट वर्कआउट आपने जिम में जाना है, कार्डियो करनी, यू गॉट टू स्टे एक्टिव ताकि वो मसल रिकवर जल्दी करे। तो अब सुननी किसकी है? अब आप ये देखें, कोई भी सर्जरी होती है, नी रिप्लेसमेंट हो गई फॉर एग्जांपल, उसके बाद फिजियो होती है ना, जॉइंट को इमोबाइल तो नहीं करना ना हमने। अगर हम उसको 3 दिन के लिए इमोबिलिटी में ले जाएं, सर्जरी के 48 आवर्स के बाद वो काम नहीं करता तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुँचेंगे जब तक एक्टिविटी नहीं होगी, सर्कुलेशन नहीं इम्प्रूव होगी। तो जितनी सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी तो उतना ही बेहतर होगा। अब सक्सेस मिल रही थी, मजा आ रहा था, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई, इस मजे के फेज में ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ? Well, up to almost a lot of people know about my transformation. Basically, मेरी transformation happened after my amma's death. When in 2021, अम्मी को जब कोविड डायग्नोज हुआ था और वो 26 दिन हॉस्पिटल में जब मैं अपनी अम्मी के साथ थी, so I have seen the fight between life and death. तो वो जो जोन था, उस जोन में मेरा अल्लाह के साथ जो कनेक्शन बना, आई गेस लाइफ में मैंने कभी इतनी डिटर्मिनेशन के साथ शायद कुरान ना पढ़ा हो जितना मैंने उन 26 दिनों में समझ के पढ़ा। बिल्कुल ठीक। बिकॉज माई मदर वेंट इन कोमा एंड फॉर द एंटायर 26 डेज जो फेज मैंने देखा, दैट वाज द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। सो आफ्टर दैट माई ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी स्टार्टेड, बिकॉज मुझे एक सब्र नहीं आ रहा था दैट हाउ इट हैपेंड, बिकॉज शी वॉज वेरी यंग। So I joined online academy where my mentor was Najm Shiraz. So उन्होंने मुझे कुरान के थ्रू सब्र हासिल करना सिखाया, और जब मैंने कुरान को समझ के पढ़ना शुरू किया, then I realized what's the meaning of this life.
success in this world really doesn't matter. Success in hereafter matters. और ये दुनिया एक एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम में अगर मैं पास हो गई तो जो रिज़ल्ट है वो मुझे आगे जाके मिलेगा. So the next journey I wanted to be like a very successful journey. इस दुनिया की सोच फिक्र all vanished. वरना डेफिनेटली जो आपने बात की है कि वी आर टू यंग, सक्सेस का एक नशा होता है दैट वी हैव टू अचीव, था मेरे में बहुत ज़्यादा था. एंड आई वॉज वे टू बोल्ड इन मॉडलिंग, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल नो दैट. बट वो जो एक फेज था व्हेन आई मेड माई माइंड कि येस आई हैव टू बी सदका जारिया फॉर माई अम्मा, और मुझे आगे जाकर उस मकाम पे पहुंचना है कि आई शुडंट बी हैविंग एनी रिग्रेट कि काश एक और मौका इस लाइफ में मिल गया होता तो मैं दोबारा से ज़िंदगी में ना बेहतरी करती. एंड हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू? आई एम द ओनली सिस्टर एंड आई हैव वन ब्रदर. और आपके भाई का क्या इसके अंदर, जब व्हेन यू वर ट्रांसफॉर्मिंग, एक टाइम होता है ना कि मतलब कि जब ज़ाहिर सी बात है वालदा का एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और पेरेंट्स आर इररिप्लेसेबल, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट वो एक फेज़ होता है कि आपने एक क्वार्टर, 3 महीने, 2 महीने, एवरीवन हैज़ टू मूव ऑन, लाइफ हैज़ टू मूव ऑन. तो जब वो मूव ऑन होती है तो वो जज्बा कम होता है. जिस तरह आप उम्रा परफॉर्म करने जाते हैं, एवरीवन गोज़, तो वो ज़्यादातर आपके अंदर वो जज्बात इस तरीके के होते हैं. वो यूजुअली आप उम्रा करके दुबई आते हैं, सो दुबई जब आते हैं आपका दिल नहीं लगता क्योंकि आपने वो इतना सुकून और वो पीस देखा होता है. बट व्हेन यू कम बैक अब रूटीन की लाइफ के अंदर आते हैं, दिल फिर मैला हो जाता है और आप वही मामला दोबारा करना शुरू हो जाता है जो आप उम्रे पे करने से जाने से पहले आप कर रहे हैं. बट वो एक फेज, तो मुझे पता है कि एक जज्बा आपके अंदर आया, आपने वो तमाम जब कुरान पढ़ा, सो यू रियलाइज कि जब पेरेंट्स के लिए, सो एवरी टाइम व्हेन यू प्रेइंग, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, एनी काइंड ऑफ काइंडनेस की डील है, तो वो उसमें से एक शेयर जो है, सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर वो पेरेंट्स को जा रहा है. एंड इट इज़ वाइस वर्सा, जब आप किसी गलत काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, सो उसका भी जो शेयर है वो उन पेरेंट्स तक पहुंच रहा है, बिकॉज वो आप उनकी बाई प्रोडक्ट हैं अपने पेरेंट्स की. सो ये जज्बा तो सबको ही आता है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस बोथ माई पेरेंट्स, सो अबाउट दे डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड. सो वो एक जज्बा और वो तमाम तर चीज़ें होती हैं. बट हु वाज द पर्सन जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया, और जब कभी ख्याल नहीं आया कि यार अब मैंने कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमजा अली अब्बासी आफ्टर एवरी 6 months वो अनाउंस करते हैं, फरोज़ खान ने अनाउंस किया. आई एम नॉट जस्ट जोकिंग अबाउट दिस, बट ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता कि फ़िरोज़ कितना अच्छा मुसलमान है. हमजा अली अब्बासी शायद उन मौलाना हजरात से बहुत बड़ा मुसलमान हो कि जो अपेरेंटली तो लीडर्स लगते हैं दीन के, पर शायद उनसे आगे हो. इस पे तो कोई राय नहीं कि दिल के मामला तो अल्लाह ही जानता है. बट एक तो सपोर्ट किसने किया, और कभी किसी पॉइंट पे जाके ख्याल आया कि नहीं यार आई शुड मूव बैक और वो मीडिया एक्टिंग शुरू करती हूँ, ठीक है दीन मेरे अंदर है, नमाज़ें पढ़ूंगी, अच्छी डीड्स करूँगी. मीडिया ज्वाइन करने की जो बात है, आई वुड नेवर माइंड ज्वाइनिंग मीडिया अगर इस तरह से एक्सेप्टेंस हो. इफ़ प्रोडक्शन हाउसेज एंड पीपल एक्सेप्ट मी विद हिजाब, तो व्हाई नॉट, हिजाबीज कैन ऑल्सो होस्ट द शो. हमारे यहाँ हिजाब सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन की हद तक महदूद है, बाकी दिनों में मतलब हिजाबीज़ को तो कंसिडर ही नहीं किया जाता. और इवन रमज़ान ट्रांसमिशन की भी अगर बात करें तो नॉर्मली हिजाबीज़ होस्ट को भी कंसिडर नहीं किया जाता. दे आर द नॉर्मल होस्ट, उन्हीं को दुपट्टा पहना के शो स्टार्ट करवा देते हैं. तो मीडिया छोड़ने का कंसर्न मेरा बिल्कुल ये नहीं था कि मैं दोबारा से ज्वाइन बैक नहीं करूँगी. अगर मुझे हिजाब में एक्सेप्टेंस मिलती है तो आई वुड लव टू ज्वाइन. बच्चे हमारा फ्यूचर होते हैं, अगर हम बच्चों पर ही ध्यान नहीं देंगे, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, उन्हें वो तमाम खुशियाँ, वो फैसिलिटीज़ जो शायद वक्त और हालात ने उनसे छीन ली है, कि एक बच्चा अगर छोटी उम्र में यतीम हो गया है या उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है या उसको फैमिली ओन नहीं कर रही है, तो इसमें उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो दुनिया में आया है, उसे तो वो तमाम खुशियों पे उसका हक है जो हमारे घरों में हमारे बच्चों का जिन पे हक है. तो मैं हमेशा यही सोचती थी, जब भी ऐसे बच्चों के बारे में सुनती थी, उनको देखती थी, तो हमेशा यही दिल चाहता था कि अल्लाह ताला इस्तिताअत दे और मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर सकूं और इनको अच्छा फ्यूचर दूं, अच्छी तरबियत दूं, इतनी फैसिलिटीज़ दूं जितनी मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ. तो इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट था इसको ऑर्फनेज ना बनाने का. हमने इसको ऑर्फनेज बनाया ही नहीं, हमने इसका नाम रखा है अपना घर. और हमने इसको, छोटे छोटे घर हैं हमारे एक एक कैनाल के, और मेरे अपने घर के करीब है, कैवेलरी में ये घर है. और हर घर एक कैनाल का होता है और उसमें हम 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखते. बिकॉज यूजुअली होता है कि एक कैनाल के घर में 4 बेडरूम्स होते हैं और हर बेडरूम में 5 बच्चे और साथ एक मेड होती है उनके.
और इसी तरह से तमाम वो फैसिलिटीज़ होती हैं। वो बच्चे अच्छे स्कूल में, हमारी अपनी फाउंडेशन ने अलमरा ग्रामर स्कूल के नाम से एक स्कूल बनाया है जिसका स्टैंडर्ड किसी भी अच्छे लाहौर के बड़े स्कूल के साथ आप कंपैरिजन उसका और ये जो 145 बच्चे हैं ये उसी स्कूल में ज़ेरे तालीम है, उसी स्कूल में जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये बच्चे बल्कि इर्द गिर्द सोसाइटी से भी जो अच्छे मतलब अच्छी फैमिलीज के बच्चे, ये स्कूल हमने झुग्गियों वाले या उस तरह के बच्चों के लिए नहीं बनाया, हमने ये उन फैमिलीज के लिए बनाया है जो सफेद पोश हैं, जिनके वालिदैन पढ़े लिखे हैं, अच्छी जगह जॉब करते हैं। चार्ज समथिंग कुछ पैसे किसी हद तक? बहुत हमने नॉमिनल सी फी रखी ताकि एक ऑनरशिप तो हो ना, सेंस ऑफ ऑनरशिप। हमारे जो करिकुलम है, हमारा जो वहाँ पे स्टाफ है, हमारे एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, तमाम तर वो फैसिलिटीज हैं, लेकिन हमने फैकल्टी जो है वो किस तरह की है? हमने बहुत बेहतरीन फैकल्टी रखी है जी। हम लोगों ने कोशिश की है कि अच्छे स्कूल्स में जिनका एक्सपीरियंस है ना, हमने उनको रखा है थोड़ा सा अच्छा पे करके, ताकि जब फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो 3-4 मशहूर स्कूल्स हैं उनमें जाते हैं, वहीं से हम लोगों ने ज्यादातर जो है ना रिक्रूट किए हैं। बिल्कुल, बिकॉज अगर टीचर्स अच्छे नहीं होंगे तो आप बाकी फैसिलिटीज दे भी दें, उसका फायदा नहीं है फिर जब तक वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। और वहाँ पे हम लोग 4000 चार्ज करते हैं, लेकिन अगर कोई आके कहता है कि वो 4000 अफोर्ड नहीं करता या उसे 2 बच्चों का 4000 देना है, तो हम उसे कहते हैं ठीक है आप कर लें। 145 बच्चे तो ये मतलब अंडर कवर है ना, ये तो मतलब इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑन टॉप ऑफ दैट जितने भी बच्चे आते हैं तो 4000 इज योर स्टैंडर्ड फी। बट इफ समबडी कम्स इन के नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी पे भी ये जाहिर नहीं किया जाता कि कौन सा बच्चा फी दे रहा है और कौन सा नहीं। एंड दिस इज आल्सो लोकेटेड इन No. This is basically located in near EME Society, Rajput Town है वहाँ पर। अच्छा, EME Society। So ये बच्चे डेली कम्यूट करते हैं? हमारे पास अपनी वैन्स है हमारी फाउंडेशन की, और हमारे ड्राइवर्स हमारी साथ मेड्स उनके साथ जाती हैं और बच्चे वहाँ जाते हैं और उनको फिर लेके आते हैं। अच्छा, ये आपके जज्बे की तो बात हमें समझ आ गई कि आपको इस नोबल कॉज से आप करीब हैं, और आपने चाहा कि जो आपके बच्चे हैं, मतलब शी हैज 2 daughters and 2 sons, सो आपने चाहा कि जो फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं उसी तरह की फैसिलिटीज उन कुछ बच्चे और ऑर्फन बच्चों को हम दे सकें, सो दैट यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन देम। पर जो इनके केयरटेकर्स हैं, द पीपल हु वर्क विद यू, बिकॉज उनके पास वो जज्बा नहीं है ना, एंड विदाउट दिस गो विदाउट सेइंग कि इफ समबडी इज कमिंग इन फॉर एन इंटरव्यू तो आप उसको कहेंगे बच्चे कैसे लगते हैं, तो वो कहेगा बच्चे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो ये कहना भूल जाता है कि अपने अच्छे लगते हैं दूसरे के नहीं। मतलब कि ये बड़ा कम लोगों के अंदर होता है कि उनको सभी बच्चे अच्छे लगे, पर यूजुअली यू गेट इरिटेटेड और बड़े आसानी से। सो कभी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है आपको कि केयरटेकर वो विजन, जो विजन आप लोगों का है, क्योंकि उस कल्टीवेट तो उसने करना ना, उसने या खातून है या मर्द है, उन्होंने वो कल्टीवेट करना ना बच्चों के अंदर। सो उन बच्चों के साथ कोई ऐसा वाकया या कोई उनका ऐसा लहजा आप लोगों को फील होता हो, या आपने कोई ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके? पहली बात तो ये कि वहाँ पे कोई मेल अलाउड नहीं है घर में। खवातीन के ज्यादा मसले आपने वीडियो से देखी जिसमें खवातीन कुट चढ़ा रही हैं, नैनियां। लेकिन हमारे एक तो हर जगह पे हर एक स्पॉट पे कैमरास है, जो कि मेरे फोन में भी है, और हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई वहाँ पे मॉनिटर कर रहा होता है और उनका रिकॉर्ड होता है, लाइक 21 डेज का हमारे पास। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, कि हमें कैमरास देखने की जरूरत ही ना पड़े, वो ये है कि मैं अक्सर मेरा घर क्योंकि बिल्कुल पास है, कभी मैं सुबह स्कूल के टाइम वहाँ अचानक से चली जाती हूँ, कभी मैं जोहर के टाइम चली जाती हूँ, कभी लाइक रात को बच्चों का बेड टाइम हो जाता है उससे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बाजी ने कभी भी आ जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो बच्चों का लहजा और बच्चों का जो कंफर्ट लेवल है ना, वो आपको सब बता देते हैं। मैं जैसे ही एंटर होती हूँ, बच्चे आके मुझे मिलते हैं, मुझसे गपशप लगाते हैं और सारे दिन की स्टोरी मेरे साथ शेयर करते हैं, यहाँ तक कि अपनी टीचर्स की, कि उस टीचर ने दूसरे बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, उसकी कॉपी पहले चेक की थी, मेरी बाद में की थी। उनका ये कॉन्फिडेंस लेवल है। और मेड्स की तो जान पे बनी होती है लिटरली, बिकॉज बच्चे सब बता रहे होते हैं कि इस वाली जो ये वाली आंटी है, इन्होंने मुझे खाना ठंडा दिया था, उसको गर्म दिया था। अब मेड बेचारी अपनी वो दे रही होती है जस्टिफिकेशंस कि नहीं बाजी वो ऐसा हुआ था कि ठंडा पानी में इसलिए नहीं दे रही थी, इसका गला ने खराब हो जाए। तो लाइक उनको पता होता है सारे स्टाफ को कि जैसे ही मामा ने एंटर होना है, इन बच्चों ने पूरे दिन की स्टोरी बतानी है। और जब 20 बच्चे एट अ टाइम अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आपको सब समझ आ रहा है, लेकिन मैं कभी उन्हें रोकती नहीं हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ बोलते रहे, बिकॉज जहाँ बच्चे को चुप कर आते हैं ना, प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू होती हैं।
मैं सुन रही होती हूँ, कुछ समझ आ रहा होता है, कुछ नहीं आ रहा होता, कुछ मैं कहती हूँ अच्छा फिर से सुनती हूँ, अच्छा बैठ के बात करते हैं, बट ये कि मैं हमेशा हर दिन उनकी बात सुनती हूँ, तो उनको ये कॉन्फिडेंस है और इसी वजह से स्टाफ भी बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उनको पता होता है कि मामा ने हर चीज़ इनकी सुननी और फ़ौरन एक्शन भी लेना है।